नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत यूपी निकाय चुनाव से। यूपी निकाय चुनाव में लगातार हो रही देरी का मसला उठ रहा है। जी हां, एक और जहां समाजवादी पार्टी यूपी निकाय चुनाव में देरी को लेकर योगी सरकार से सवाल जवाब पूछ रही, तो वहीं दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ईवीएम को लेकर और सरकार और चुनाव आयोग के बीच एक सांठगांठ को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। जी हां, अपने दर्शकों को बता दें, यूपी निकाय चुनाव में लगातार हम देख रहे हैं देरी हो रही है। हालांकि देरी की वजह यह है कि बीजेपी इस बात को समझ गई है कि समाजवादी पार्टी यूपी निकाय चुनाव बहुत आसानी से जीत जाएगी, जैसे उपचुनाव जीते, इसलिए इस चुनाव को डिले किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं और इनसे बताएं, ये हमारे सहयोगी जो है वो बताएंगे यूपी निकाय चुनाव में जो देरी का मुद्दा उठा है, क्या ये बताता है आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी को बड़ी जीत मिलनी तय है, और क्या आने वाले वक्त की अगर मैं बात करूं तो तमाम विपक्षी पार्टी के नेता योगी सरकार के खिलाफ जिस तरह से बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं उनकी भी अब फाइलें खुलनी शुरू होंगी, उनकी गिरफ्तारी होंगी। पहला सवाल यही है कि विपक्षी पार्टी के नेता योगी सरकार या बीजेपी के खिलाफ जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं या जिस तरह से बात कर रहे हैं, लग रहा है कि विपक्ष अब कहीं ना कहीं निशाने पर आएगा। देखिए, विपक्ष पहले से भी निशाने पर। आपने जो फाइल्स की बात की, लगातार फाइल्स खोली भी जा रही हैं। यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव और आदित्य यादव के पास आय से ज़्यादा संपत्ति है। आज सुबह ही जो है राजा भैया ने शंखनाद किया है। ये शंखनाद कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि आने वाले वक्त में विपक्ष मजबूत होगा, गठबंधन होगा। हालांकि कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं। लगातार ये कहा जा रहा है कि राजा भैया एकदम से शंखनाद बजाते हैं, सुबह से पूजा पाठ करते हैं, क्या इसका मसला है? क्यों आखिर आज राजा भैया ने शंख बजाया? शंखनाद की ध्वनि क्या आखिर जो है चेतावनी देती है सत्ता पक्ष को? पहली बात। दूसरी बात, मायावती अपने जन्मदिन पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। मतलब एक के बाद एक देखा जाए तो लगातार विपक्ष के नेता एक्टिव नजर आ रहे हैं, सक्रिय नजर आ रहे हैं, और सक्रिय भूमिका कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की जो है मुश्किलों को कम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये तमाम नेता उनका ही साथ देने वाले हैं। और आपने अगर ये सवाल पूछा है कि निकाय चुनाव क्यों टाले जा रहे हैं, तो ओबीसी आरक्षण इसका सबसे बड़ा मसला बताया जा रहा है। लेकिन एक बार देखा जाए तो दिल्ली MCD के चुनाव टाले गए थे, 1985 में भी ऐसी तस्वीर सामने आई थी। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी का डर हो सकता है। और जो फाइल खोलने की बात की है, देखिए, चाचा शिवपाल की बात कर लूँ, फाइल खोली जा रही है। अखिलेश साहब की बात कर लूँ, फाइल खोली जा रही है। राजा भैया की फाइल कभी भी खोली जा सकती है। मायावती लगातार 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, हमेशा ही उन पर जो है गिरफ्तारी की तलवार लटकती आई है। तो आप ये समझिए ना कि यहाँ विपक्ष की कमजोर किया जा रहा है, विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है, और गठबंधन ना हो ऐसी सारी दलीलें पेश की जा रही हैं। अच्छा ऋतिक, उत्तर प्रदेश में लगातार जो महागठबंधन मजबूत हो रहा है, क्या इस महागठबंधन के मजबूत को देखा जाए हम 2024 में भी बड़ा फर्क पड़ता नजर आएगा? देखिए, अगर महागठबंधन होता है तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव पर बहुत फर्क पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें बताई जाती हैं, तो 80 सीटों पर अगर 25 से 30 सीटें भी यहाँ पर अगले अखिलेश यादव जीत गए ना, तो आप समझ लेना कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को तगड़ा झटका लगेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रधानमंत्री की रेस में भी हैं, और यूपी से ही राजनीति के द्वार खुलते हैं, लोकसभा चुनाव के द्वार खुलते हैं, और ये यूपी ही तय करता है कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। क्योंकि आप समझ सकते हैं, सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा राज्य है, 75 जिला उस राज्य में है। तो कहीं ना कहीं आज ये तय करना पड़ेगा यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को कि जमीनी स्तर पर आप क्या काम कर रहे हैं। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप हारेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतिक आपका। और लगातार देखिए, हम देख रहे हैं कि चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस या फिर भारतीय जनता पार्टी, हर पार्टियां अपने अपने स्तर पर कोशिश कर रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश से होकर ही दिल्ली का रास्ता जाता है, क्योंकि यूपी से ही तय होगा कि दिल्ली किसका है। इसलिए दिल्ली जीतने से पहले सबसे पहले शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई, और लगातार उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। आशिफ सर मेरे साथ मौजूद हैं, और आशिफ सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा। उत्तर प्रदेश में मैं राजा भैया का जिक्र कर लेता हूँ। एक शंखनाद जो किया है चुनाव से पहले के आगाज़ माने जा रहे हैं, क्या ये संकेत है उनका कि विपक्ष के साथ मिलकर एक बड़ी तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि मायावती ने एक बहुत बड़ा आमंत्रण भी कहीं ना कहीं शारों में अखिलेश यादव और तमाम विपक्ष को दिया है। शुक्रिया राहुल सर। देखिए, शंखनाद का मतलब ही शुरुआत होता है, और सियासत की शुरुआत राजा भैया को पता है कि भाई किस तरीके से जो है मुझे सरकार को झुकाना है और क्या हमारे लिए बेहतर हो सकता है। देखिए, अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं, उसको पता है कि बीजेपी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, इस्तेमाल करेगी। जितनी भी छोटी पार्टी रही हैं वो इस्तेमाल में काम आई है। लेकिन अगर ये विपक्ष की तरफ जाते हैं, जैसे कि अगर अखिलेश यादव की तरफ जाते हैं, इनको पता है कि इनको इनकी ज़रूरत है। अगर ये सत्ता
सत्ता में वापसी करते हैं तो फिर वो मुकाम मिलेगा जो बीजेपी में नहीं मिल सकता। यही वजह है कि आज से नहीं, जब से मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ तब से राजा भैया को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई, और शुरू इस बात को लेकर हो गई कि वो अखिलेश का साथ देंगे, भाभी डिंपल का साथ देंगे, चचा शिवपाल का साथ देंगे या किसका देंगे। लेकिन जब से डिंपल मेनपुरी से जीती है, टर्निंग पॉइंट वही है, मेन जो अखिलेश की तरक्की का राज है और इन दिनों जो सुर्खियां बटोर रहे हैं उसका राज मुझे लगता है राहुल सर कहीं ना कहीं डिंपल भाभी का जीतना, मुलायम सिंह यादव का इस दुनिया से जाना, तमाम लोग एक हो गए, खुद ही चंद्रशेखर आजाद, मायावती, और इतना ही नहीं राजा भैया जिसका हमारा आप जिक्र कर रहे हैं, इन लोगों ने बाजब्ते फोन कर जो समझाया, फिर उसके बाद हम पीछे से खड़े हैं, हम साथ से अब तो खुलकर खड़े हैं। मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से समर्थन करते नजर आ रहे हैं। कुछ दिन के आने के बाद ऐलान भी कर देंगे क्योंकि चंद्रशेखर आजाद से भी मिल रहे हैं, और यही वजह है कि मायावती भी योगी सरकार पर हमला बोल रही है। तो वाकई में इसमें कोई शक नहीं है कि अब 2024 के चुनाव से पहले राजा भैया भी पूरी तरह से खुलकर मैदान में आ रहे हैं, और ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत की बात है। आशिफ सर, एक सवाल और, यूपी निकाय चुनाव में भले ही हम देख रहे हैं कि देरी हो रही है, लेकिन लग रहा है कि अगर जितनी देरी होगी सपा को उतना नुकसान होगा, या वोट बैंक बन गया है समाजवादी पार्टी का, मार्च में करवा लें या अप्रैल में चुनाव करवा लें, जीतेगी समाजवादी पार्टी। बिल्कुल सही बात है। देखिए यहाँ पे हर पार्टी अपनी अपनी तैयारी करती है। अब जो दिसंबर में चुनाव होने वाला, भाई आप उसको जैन में भी नहीं कराते हैं। लाजमी है कि सवाल तो उठेंगे ना। अब सवाल उठता है तो चुनाव आयोग की बात है कि चुनाव आयोग सो क्यों रहा है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी, भाई लोगों के सवालों का आप जवाब दीजिए। लेकिन देखिए चुनाव आयोग बोलेंगे नहीं, ये गुजरात चुनाव के तब वक्त भी नहीं बोले थे, ये हिमाचल चुनाव के वक्त भी नहीं बोले थे, और ये अभी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इनको सत्ता से लगता है डर। ये दरअसल उनकी करते हैं चापलूसी, और इसमें कोई शक नहीं है। नहीं तो कोर्ट के फटकार के बावजूद अगर आप बैठे हुए हैं, इसका मतलब आपके मन में मुटाव है, आपके मन में कुछ न कुछ दाल में काला है, जो हम सबको देखने को मिल रहा है। अभी मैनपुरी का जीत गया, वो खतौली जीत गया अखिलेश यादव, उनके अंदर जोश आया, कार्यकर्ता में जुनून आया, वो सड़कों पे आए, मुद्दों को लेकर योगी सरकार के खिलाफ हमला बोल रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उनको आप जेल में ठूस दिए। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर निकाय, और देखिए इतना ही नहीं, निकाय चुनाव, एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी में मीटिंग हो रही है, इतने छोटे से चुनाव पर मीटिंग कर रहे हैं, तो इससे ये समझ में आता है कि अब जो मेन किला था, जो मजबूती थी बीजेपी की, वो अब हिलने लगी है, और ये उनकी परेशानी है। एक बात और जोड़ दूं कि अगर आप निकाय चुनाव में ईमानदार है, अगर चुनाव आयोग ईमानदार है, तो भैया आरक्षण वगैरह वगैरह छोड़िए ना, आप करा क्यों नहीं रहे? इलाहाबाद हाई कोर्ट आपसे पूछ रहा है, तो कोर्ट का तो जवाब दे दीजिए, विपक्ष छोड़ दीजिए। मान लेते हैं कि विपक्ष का भी राजनीति करती है, लेकिन चलिए विपक्ष को छोड़ दीजिए, कोर्ट का तो मर्यादा रखिए, कोर्ट को तो समझिए, कोर्ट का जवाब दे दीजिए। लेकिन आप उसका भी नहीं देंगे, उसको लेकर पहुंच गए आप सुप्रीम कोर्ट। इसमें कोई शक नहीं है कि वाकई में निकाय चुनाव में एक डर तो बैठ गया है, और जिस डर की वजह हम सबको अभी यूपी की सियासत में देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशिफ सर आपका। देखिए आशिफ सर ने लगातार विस्तार से बताया। देखिए ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग पर क्यों बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं, या फिर ये कहा ही जा रहा है कि चुनाव आयोग ही गड़बड़ झोल झाल कर रही है? क्योंकि विपक्षी पार्टियों की बात करें, मैं बात सबसे पहले करूंगा बसपा सुप्रीमो मायावती की। मायावती का भी हाल ही में जन्मदिन था। जन्मदिन के शुभ अवसर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को जब ध्यान से सुना तो एक बात जरूर निकलकर सामने आ जाती है कि भाई चुनाव में एक चीज देखने को मिलती है कि बटन किसी और को दबाया जा रहा है, लेकिन वोट किसी और को चला जा रहा है। एक बार होता है, दो बार होता है, लेकिन बार बार अगर ऐसा हो रहा है तो ईवीएम में गड़बड़ी है, गड़बड़ी होती है। और विपक्ष जब सवाल खड़ा करता है तो बीजेपी कहती है तो विपक्ष की पुरानी आदत है, क्योंकि सवाल ये लोग खड़ा करते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि दलित बस्ती, जी हाँ, वो अच्छी तरह से जानती है, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे दलित बस्ती है, दलित आबादी है, जहां पर बसपा का बहुत तगड़ा पकड़ माना जाता है, उनकी वहां पर लहर मानी जाती है। लेकिन वहां से भी अगर बसपा ना जीतकर अगर बीजेपी जीतती है तो दाल में तो काला होगा ही। और ऐसे में लगातार ये बात निकलकर सामने आ ही गई है कि बीजेपी यानी कि सत्ता में रहकर पूरी तरह से पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है। चाहे विपक्षी पार्टी हो या जनता, सब पर कहीं ना कहीं थोपने का काम हो रहा है। हालांकि जनता ने भी धीरे धीरे बदलाव की कहानी, जिसे मैं कहूं कि शुरुआत कर दी, और बदलाव धीरे धीरे ही होता है, जो कि चुनाव के नतीजों से पता चलना शुरू हो चुका है। चाहे दिल्ली का एमसीडी चुनाव हो, या हिमाचल के विधानसभा चुनाव, या यूपी का उपचुनाव हो। अब ये बदलाव यहां से शुरू हुआ है। क्या 2024 में इससे बड़ा बदलाव होगा? तस्वीरों पर लगातार नजर बनी रहेगी। जो भी अपडेट रहेगा लगातार बात करते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।